प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के अंतर्गत एक नए विषय की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं और वह विषय है अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य, डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। हम सब जानते हैं कि मनुष्य ने अपने ज्ञान के आधार पर अनेक विषयों का विकास किया। अगस्त कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के जनक कहलाते हैं, उन्होंने कहा कि मनुष्य ने अपने ज्ञान के आधार पर प्रारंभ में प्राकृतिक विज्ञानों का विकास किया, जिसमें खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र और उसके पश्चात समाज विज्ञानों को विकसित किया और उसमें सबसे अंतिम कड़ी में समाजशास्त्र का विकास हुआ। ये जितने विषय हैं इनको हम अनुशासन कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं, जिनका अपना अलग अलग विषय क्षेत्र होता है, उसको समझने का अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, जिसको हम परिप्रेक्ष्य कहते हैं। आज हम उसी अनुशासन से संबंधित जो परिप्रेक्ष्य है उसकी बात करेंगे, जिसे हम डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव या अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य कहेंगे। इसके अंतर्गत हम अनुशासन किसे कहते हैं, ना उसका अर्थ, अनुशासन का परिप्रेक्ष्य यानी उसका पर्सपेक्टिव क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उसको समझने का या उसका विश्लेषण करने का, और फिर उसमें एक महत्वपूर्ण जो विषय है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य अर्थात सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। क्योंकि समाजशास्त्र में हम सामाजिक संबंधों का, समाज का, सामाजिक व्यवहार का, सामाजिक अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन का विश्लेषण करने का जो नज़रिया है हमारा, जो देखने का हमारा दृष्टिकोण है, उसे हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं। इस सारी की बातों को हम अंत में सारांश के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले ये अनुशासनात्मक जो परिप्रेक्ष्य है वो है क्या? अनुशासन परिप्रेक्ष्य में दो या अधिक प्रासंगिक विषयों का क्षेत्र शामिल है। चयनित अनुशासनात्मक अंतर्दृष्टि स्पष्ट रूप से कार्य के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। सोच और समस्या को हल करने के लिए कई दृष्टिकोणों को एकीकृत करने वाला काम पर विचार करने से पहले अन्य प्रकार के दृष्टिकोणों और अंतःविषय इंटरडिसिप्लिनरी कार्यों की परिभाषा के बड़े परिदृश्य के भीतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की धारणा को समझने का प्रयास करेंगे। यानी हम सब जानते हैं, जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, एक गरीबी एक विषय है जिसको हम समाजशास्त्र में अध्ययन का विषय बनाए हैं। उस गरीबी का अध्ययन जब हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं तो उसके सामाजिक कारणों की बात करते हैं, उसका विश्लेषण सामाजिक दृष्टिकोण से करते हैं। लेकिन उसी गरीबी का अध्ययन जब अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा तो उनका नज़रिया बदल जाएगा। वो गरीबी को इनकम से और उसके एक्सपेंडिचर से, यानी उसकी आय से और उसके खर्च के साथ जोड़कर देखेंगे। वही गरीबी का विषय जब एक डॉक्टर अध्ययन करेगा तो उसका दृष्टिकोण अलग होगा। वो ये सोचेगा कि एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता है, अगर वो गांव में रह रहा है या नगर में रह रहा है, अगर मेल है या फीमेल है, और अगर उतना भोजन उसे मिल रहा है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है, और अगर उसके नीचे है तो वह गरीबी रेखा के नीचे है। यही बात अगर राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत गरीबी को विषय के रूप में चयनित किया जाएगा तो उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। वो कहेंगे राजनीतिक उथल पुथल से महंगाई बढ़ती है, व्यापार पर नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए व्यक्ति की जो सीमित आय है उससे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, व्यक्ति गरीब। तो उसे राजनीति से जोड़कर, और इसी तरह अगर मानव शास्त्र में अध्ययन किया जाएगा तो जनजातीय समाजों में किस प्रकार से उनकी आय और उनके व्यय के साथ जोड़कर उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना, और वही बात अगर इतिहास के अंतर्गत किया जाएगा तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कि प्रारंभ में गरीबी कैसे थी, फिर उसके बाद उसका रूप कैसे हुआ और आज क्या है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसका दृष्टिकोण अलग हो जाएगा। इन सारे विषयों को अगर एक साथ जोड़कर हम अध्ययन करें तो उसे एक नई अध्ययन पद्धति कहते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। और इससे संबंधित जो रिसर्च होती है उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं। अलग अलग विषय के विद्वान अपने अपने तकनीक से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने टूल से किसी एक विषय पर अध्ययन करके उन सारे विषयों के विद्वानों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को समाहित करके एक निष्कर्ष निकाल लेना इंटरडिसिप्लिनरी है। और उसी से संबंधित जो विषय है अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य।
शब्द परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य ज्ञान के व्यक्तिपरक स्वरूप से है, यानी अलग अलग विषय में अलग अलग है, और इसके अंतर्निहित दृश्य स्थानिक रूपक से चीज़ों को देखने के एक विशिष्ट तरीके से ज्ञाता की स्थिति से होता है। समाजशास्त्र का जो विद्वान है वो अलग नज़रिए से देखेगा और अर्थशास्त्र का नज़र उसकी बदल जाएगी। हम कई अलग अलग इंद्रियों के बीच अंतर करते हैं, जिसमें एक परिप्रेक्ष्य की अवधारणा का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। पहले अर्थ में परिप्रेक्ष्य एक व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास या किसी चीज़ पर लें तो संदर्भित करता है, चाहे वो परिप्रेक्ष्य अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो। अनुशासन एंड डिसिप्लिन, अलग अलग विषय को हम अनुशासन के अंतर्गत लेते हैं। अंत विषय यानी एक विषय और दूसरा, दोनों मिलकर काम करें। अंत विषय के विद्वानों ने लंबे समय तक अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य के महत्व की सराहना की। प्रत्येक व्यक्ति के पास दुनिया को देखने का एक तरीका है जो उस अनुशासन के भीतर अनुसंधान और शिक्षण को प्रभावित करता है। हर एक विषय का अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। यह अनुशासनात्मक दृष्टिकोण काफ़ी हद तक अचेतन, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड से ही निकलता है। अनुशासन परिप्रेक्ष्य क्या है? अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य काफ़ी हद तक अवचेतन है। अंत विषय शब्द का तात्पर्य अध्ययन के कुछ क्षेत्र से है जो विभिन्न विषयों के पहलुओं को जोड़ता है। अलग अलग विषय के विद्वान जब मिलकर काम करते हैं तो उन सारे विषयों को एक साथ जोड़ना है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्वविद्यालय के उद्भव के बाद से जिन तरीकों से ज्ञान का आयोजन, उत्पादन और उपयोग किया गया, उनमें एक मूलभूत परिवर्तन हो रहा है। जिस अनुशासनात्मक परिदृश्य में ज्ञान की व्यवस्था की गई थी उसे तेजी से पुनर्गठित किया जा रहा है। यानी पहले तो एक ही विषय के अंतर्गत उस विषय का विद्वान ही अपने नज़रिए से उसका अध्ययन कर लेता था, लेकिन धीरे धीरे यह विकास के पथ पर हमने अनेक विषयों को एक साथ जोड़ा और वहीं से अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित हुआ। हाल के वर्षों में संचार की अभूतपूर्व आसानी, एक तेज तर्रार ज्ञान उत्पादन और शैक्षणिक और व्यावसायिक समुदायों द्वारा संबोधित की जाने वाली समस्याओं के प्रकारों में महत्वपूर्ण बदलाव ने विशेषताओं के कई क्षेत्रों में क्षमता पूंजी पर एक प्रीमियम लगा दिया। ने जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार हुआ वैसे वैसे अनेक विषय एक दूसरे के नज़दीक आए और नज़दीक आने से एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करने की जो प्रवृत्ति है वह विकसित हुई। उसी को हम इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर वैषयिक या अंतर अनुशासनीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। व्यक्तियों के समूह को समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञता के कई रूपों को इकट्ठा करने और एकीकृत करने का आह्वान किया जाता है, जो संतोषजनक रूप से एकल दृष्टिकोण के माध्यम से संलग्न नहीं हो सकते। वैसे तो हम कहते हैं कई बार बहुत मुश्किल होता है अलग अलग विषय के विद्वानों को एकत्रित करना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने विषय के उपकरण या टूल्स और टेक्निक्स की महत्ता को दर्शाएगा, तो दूसरा विषय का विद्वान अपने विषय की उपकरण और पद्धति को मैं उचित बताएगा और कई बार स्थिति संघर्ष की उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर दोनों के बीच समायोजन है और दो से अधिक विषय एक ही बिंदु पर काम करने को तैयार हो जाएं, तो वहीं पर अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित होता है। इस उभरती हुई मांग के उदाहरण अकादमिक ज्ञान के उत्पादन के क्षेत्र में और पेशेवर समस्या समाधान में समान है। इन दोनों तरह से, चाहे अगर हमको अप्लाइड यूज़ करना है चाहे थियोरेटिकल यूज़ करना है, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में भी लें और चाहे व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में लें, दोनों ही स्थितियों में अनुशासनात्मक दृष्टिकोण हमारा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्रॉस फंक्शनल टीमें, यानी अलग अलग विषय के विद्वान एक साथ काम करें। कॉरपोरेट सेटिंग्स में उत्पाद और समाधान विकसित करने के लिए इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, लेखकों, सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं, व्यवसायी और अन्य लोगों को जोड़ता है, यानी अलग अलग विषय के विद्वानों को एक साथ। इसलिए कई बार हम इसको सहकारी विधि भी कहते हैं, यानी एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए सहकारी विधि के नाम से भी हम कई बार इसको संबोधित करते हैं। जैसे स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सकों की टीमें विशेषज्ञ, चाहे वो एमडी हो चाहे एमबीबीएस हो, फिर सामाजिक कार्यकर्ता जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या सोशल वर्कर हैं, नर्स भी हैं, भौतिक चिकित्सक,
व्यवहार चिकित्सा बिहेवियरल जो डॉक्टर्स होते हैं एक मरीज की देखभाल का प्रबंधन करने के लिए एक साथ काम करते हैं। तो डॉक्टर का दृष्टिकोण अलग होगा, लेकिन वहीं पर अगर सोशल वर्कर है तो उसका दृष्टिकोण अलग हो, क्योंकि वो बीमारी को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखेगा और डॉक्टर उसको प्राणी शास्त्रीय बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखेगा। तो अलग अलग दृष्टिकोण के व्यक्ति जब मिलकर मरीज की देखभाल करेंगे तो हम कहेंगे संपूर्ण और सर्वांगीण रूप से उसका अध्ययन किया जा सकता है। शैक्षिक सहयोग छात्रों के सीखने के लिए कई नई तकनीक को डिजाइन करने में विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, शिक्षकों, पाठ्यक्रम डिजाइनरों, कलाकारों, कंप्यूटर प्रोग्रामरों और अन्य को जोड़ता है। यानी अगर हमको शिक्षा के क्षेत्र में तो उसमें भी कई व्यक्तियों के सहयोग से हम विषय को नया रूप दे सकते हैं। अब कहते हैं परिप्रेक्ष्य क्या होता है, दृष्टिकोण क्या होता है। अनुशासनात्मक और अन्य सामान्यतया परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य यह है कि किसी विषय में उसके अध्ययन में विश्लेषण इकाई को एक विशेष दृष्टि से देखा जाए, यानी देखने का नजरिया हमारा विशेष हो, स्पेसिफिक हो। किसी भी घटना के अनेक आयाम हो सकते हैं। अध्ययन करने वाला अवलोकनकर्ता इन आयामों में से कुछ आयामों पर विशेष ध्यान देता है और अन्य आयामों को अनदेखा कर देता है। यह प्रवृत्ति ही उसके विशेष परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण की परिचायक है। कई बार होता है अगर हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं या मानव शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो हमारा नज़रिया सिर्फ एक ही होगा, चाहे वो मानव शास्त्रीय पर्सपेक्टिव हो और चाहे वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो। इसलिए हम चाहते हैं उसका सर्वांगीण अध्ययन हो, हर पक्ष से, हर आयाम से उसका अध्ययन करें और उस सभी आयामों से अध्ययन करने के लिए इस प्रकार के परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। अनेक बार इस संबंध में मतभेद दिखाई देता है। जैसा मैंने बताया कि कई बार इकट्ठा करना ही अपने आप में एक मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच को लेकर आएगा, अपनी टेक्निक और अपने टूल्स की बात करेगा और हो सकता है उससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसी प्रघटना या विषय वस्तु का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाए और उसी विषय के अंतर्गत ही क्यों किया जाए। वस्तुतः यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह प्रश्न कि उस विशेष घटना या विषय वस्तु का अध्ययन किस परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण से और किसी संदर्भ परिधि को ध्यान में रखकर किया जाए। एक ही प्रघटना या विषय वस्तु का अध्ययन अलग अलग विज्ञान कर सकते हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, गरीबी का अध्ययन अलग अलग विषय के विद्वान कर सकते हैं। जैसे हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ एक सामाजिक संगठन विभाग बना हुआ है। उस विभाग के अंतर्गत अलग अलग विषय के विद्वान मिलकर काम करते हैं। उसमें समाजशास्त्र भी है, उसमें इतिहास भी है, उसमें मेडिकल साइंस भी है, उसमें अर्थशास्त्र और अन्य विषय के विद्वान मिलकर काम करते हैं। उसका नाम ही रख दिया सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम डिपार्टमेंट, जिसमें कई विषय के विद्वान मिलकर काम करते हैं। विभिन्न विज्ञानों और विषयों में विषय वस्तु के समान होने पर भी परिप्रेक्ष्य की भिन्नता उस विषय की सीमाओं को स्पष्ट करती है। सब एक साथ मिलकर अध्ययन करेंगे तो सबका अलग अलग दृष्टिकोण होगा, उन दृष्टिकोणों को मिलाना है, वही हमारा परिप्रेक्ष्य कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अनेक ऐसे अन्य सामाजिक विज्ञान हैं जो मानव समाज के अध्ययन में कार्यशील हैं। जैसे हम कहते हैं इतिहास भी मानव का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र भी मानव का अध्ययन करता है। जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र इत्यादि। इस प्रकार विभिन्न विषयों ने सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को अपने अपने परिप्रेक्ष्य से समझने का प्रयत्न किया है। सबका अपना अपना दृष्टिकोण। इस प्रकार सामाजिक प्रघटना को अनेक दृष्टिकोणों से समझना एवं विश्लेषण करना ही अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र का परिप्रेक्ष्य आर्थिक है, अर्थात एक अर्थशास्त्री किसी विषय वस्तु का अध्ययन आर्थिक दृष्टिकोण से करता है। वहीं इतिहास की सामाजिक घटनाओं की व्याख्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से करता है। मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान का अध्ययन केंद्र व्यक्ति है, अतः वह व्यक्तित्व के अध्ययन पर विशेष जोर देता है। और मानव शास्त्र विश्व के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिम मानव यानी जनजातियों के जीवन के समस्त पक्षों के अध्ययन से स्वयं को संबंधित करता है और यही मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी है। समाजशास्त्र इनसे सर्वदा भिन्न परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं एवं विषय वस्तु का अध्ययन में विश्लेषण करता है। उसका दृष्टिकोण सोशल होता है, इसलिए उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। किंग्सले डेविस ने लिखा है कि मौलिक रूप से हम यानी समाजशास्त्री समाज को एक व्यवस्था
तथा सामाजिक संबंधों जिनमें अनेक भेद सम्मिलित नहीं हैं के रूप में देखता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम इसको परिधि में संपूर्ण विश्व ज्ञान कोश सम्मिलित कर लेते हैं अथवा उन समस्त तथ्यों को सम्मिलित कर लेते हैं जिन्हें दूसरे समाज विज्ञान अपने अंदर समेटे हुए। ऐसा नहीं है। हमारा दृष्टिकोण एक पक्षीय ही होता है और वह हमारा सामाजिक पक्ष होता है, बल्कि हम इसे एक विशेष विज्ञान मानते हैं जो ऐसे कार्य में लगा हुआ है जिसके द्वारा विभिन्न समाज अपनी एकता तथा निरंतरता को प्राप्त करते हैं और आवश्यकतानुसार परिवर्तित भी करते हैं। समाज के इस प्रकार के विश्लेषण को सामान्य रूप से समाजशास्त्र कहा जाता है। उसका अपना एक विषय है समाज में उसका सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक अंतर्क्रिया और समाज के नियम, चाहे वो परिवर्तन के रूप में हो चाहे संगठन के रूप में, उन सब का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। अब इसी को हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य कहते हैं। जब समाजशास्त्र में हम अध्ययन करेंगे तो हमारा नज़रिया सामाजिक होगा। हम उसको अपना एक अंग मानकर समाज की महत्वपूर्ण घटना के रूप में उसका विश्लेषण करेंगे। समाज का अध्ययन विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर किया है और सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्थाएं एवं सामाजिक प्रतिमानों, जिसको सोशल पैटर्न्स कहते हैं, को भी समय समय पर अनेक विद्वानों ने विश्लेषित किया है। परंतु एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉम्ट से माना जाता है। इसलिए हम इनको फादर ऑफ द सोशियोलॉजी कहते हैं। कॉम्ट ने ही सबसे पहले 1838 में समाजशास्त्र शब्द का निर्माण किया और सामाजिक विज्ञानों में इसे एक विशिष्ट एवं नवीन विषय के रूप में प्रस्थापित करने का प्रयास किया। समाजशास्त्र को अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से परिभाषित किया। उनमें से कुछ यह कहते हैं कि समाजशास्त्र वह शास्त्र है जो समाज का अध्ययन करता है, तो कुछ विद्वानों ने समाज को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। तो मैक्स वेबर जैसे विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र के रूप में प्रेषित किया। तो जॉनसन, होमन्स जैसे विद्वानों ने यह कहा कि समाजशास्त्र वह शास्त्र है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। जब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय यही है कि हम किसी भी वस्तु, किसी भी घटना, किसी भी व्यवहार का एक समाजशास्त्री के रूप में अध्ययन करें। यानी हमारा नज़रिया समाजशास्त्री हो, ना कि इतिहासकार, मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री या राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में। क्योंकि हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तो हमारा नज़रिया भी सामाजिक ही होना चाहिए, विश्लेषण भी होगा तो सामाजिक होगा और देखने का जो तरीका हमारा है, वो दृष्टिकोण है, वो भी सामाजिक होगा। इसी को हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र एक विशेष दृष्टिकोण से सामाजिक प्रघटना का अध्ययन करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत एक पक्ष तो सामाजिक संबंधों का है, जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का, चाहे वह सहयोग के हों या संघर्ष के हों, उनसे उत्पन्न प्रभावों एवं उनके निर्माण की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। इसी दृष्टिकोण का दूसरा पक्ष यह है कि कोई भी वस्तु या प्रघटना हमारे सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक नियंत्रण को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। यानी एक तो हम संबंधों का अध्ययन करते हैं और उन संबंधों का क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से करते हैं। इस प्रकार कोई भी वस्तु विशेष एक विषय के अंतर्गत आए यह आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस वस्तु का किस दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं अथवा हमारे अध्ययन संदर्भ परिधि क्या है। इस प्रकार दृष्टिकोण की विभिन्नता के कारण हम एक ही वस्तु का अनेक दृष्टिकोणों से अध्ययन कर सकते हैं। कुछ उदाहरणों से इसे और स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने गरीबी का दिया, इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे एक कुर्सी को लिया जाए, कुर्सी का अध्ययन एक वनस्पति शास्त्री जो बॉटनिस्ट है वह भी करता है, पर उसका दृष्टिकोण का अध्ययन कुर्सी की लकड़ी किस वर्ग में आती है। उसी कुर्सी का अध्ययन एक अर्थशास्त्री भी करता है और कर सकता है, और वह यह देखने का प्रयास करेगा कि कितने में यह कुर्सी खरीदी गई या कितने में यह बेची गई, उससे विक्रेता को क्या लाभ मिला या क्या हानि हुई। एक समाजशास्त्री भी इस कुर्सी का अध्ययन करता है और कुर्सी को परिस्थिति यानी स्टेटस सिंबल के रूप में लेगा। वह देखेगा कि उस कुर्सी पर किस पद का व्यक्ति बैठता है। हम ये जानते हैं कि वही लकड़ी की कुर्सी एक विशेष कक्ष में अधिकारी के लिए सुरक्षित है, जबकि लकड़ी की वैसी कुर्सी अगर कमरे के बाहर पड़ी है
तो चपरासी के लिए होती है। अतः विभिन्न कुर्सियां विभिन्न पदों के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। यह दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। एक और उदाहरण से हम इसे और स्पष्ट कर सकते हैं। हम टेनिस के खेल को ले सकते हैं। टेनिस के खेल के अध्ययन के भी अनेक परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक अर्थशास्त्री ये देखने का प्रयास करेगा कि इस खेल का आयोजन करने में कुल कितनी लागत आएगी एवं टिकटों के बिक जाने से कितनी आय होगी, इससे कुछ कितना लाभ या हानि होने की संभावना है। यह अर्थशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो टेनिस के खेल के साथ अध्ययन से जुड़ा हुआ है। एक इतिहासकार की रुचि निस्संदेह टेनिस के इतिहास में होगी। वह टेनिस की उत्पत्ति एवं उसके क्रमिक विकास का अध्ययन करने में अपनी रुचि प्रदर्शित करेगा। एक राजनीति शास्त्री यह देखने का प्रयास करेगा कि किस राष्ट्र के साथ टेनिस खेल में राजनीतिक संबंधों को सुधारा जा सकता है, अथवा क्या टेनिस के कप्तान का चयन उसके विशिष्ट राजनीतिक संबंधों के कारण हुआ है। तो वही एक मनोवैज्ञानिक खिलाड़ियों के मनोभावों या दर्शकों की खिलाड़ियों के प्रति मन स्थिति का अध्ययन कर सकता है। पर एक समाजशास्त्री खिलाड़ियों के संबंधों, उसमें सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से एवं उसकी परिस्थिति तथा भूमिका के आधार पर तथा समग्र रूप में अलग अलग खिलाड़ियों की क्रियाओं के आधार पर पाई जाने वाली व्यवस्था का अध्ययन करेगा। यही समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, यानी किसी भी विषय को लें उसको अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सकता है। और जब अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है तो उसे हम अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। तो जब हम समाजशास्त्र में अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो हम इसको एक रिसर्च का विषय भी बनाते हैं, और वह है अंतर्वैषयिक अनुसंधान। इसलिए कई बार जब हम पीएचडी के लिए एनरोल होते हैं तो हमसे ये फॉर्म में लिखवाया जाता है, इज़ योर रिसर्च इज इंटरडिसिप्लिनरी। इसका मतलब क्या, अन्य विषयों के विद्वानों के साथ हम अध्ययन करेंगे, क्या उन सारे उपकरणों, क्या उन सारी तकनीक का उपयोग करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र में जब रिसर्च की जाएगी तो उनका अपना एक तरीका है, इंडक्शन और डिडक्शन, आगमन और निगमनात्मक। वही बात अगर हम समाजशास्त्र में करेंगे तो हमारा दृष्टिकोण अलग होगा, और हम तथ्यों का संकलन जब करेंगे या अध्ययन करने का जो दृष्टिकोण होगा उसमें हम अवलोकन का भी सहारा लेंगे। कभी हम अनुसूची का प्रयोग करेंगे, कभी हम प्रश्नावली को, और कभी हम साक्षात्कार को भी काम में लेंगे। तो वो नज़रिया हमारा बदल जाएगा। लेकिन वही अगर बात मनोविज्ञान में आएगी और मनोवैज्ञानिक जब अध्ययन करेगा तो उसके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसमें कंटेंट एनालिसिस भी है, उसके पास स्केल विधि भी है जो उसका अपना, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी है, सांख्यिकी विश्लेषण भी उपयोग में ले सकता है उन टेक्निक के द्वारा। तो उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि अनेक विषय जब अध्ययन करते हैं तो उनका अलग अलग परिप्रेक्ष्य होता है, उनका अलग अलग दृष्टिकोण होता है, और उनका एक नज़रिया होता है, और उसी नज़रिए के साथ वो अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। पर आज हम ये मानते हैं कि जब हमारा अनुसंधान बहुत आगे बढ़ गया, विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमने यह सोचा कि एक ही विषय के अंतर्गत एक ही विद्वान के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन एक पक्षीय होगा। इसलिए हम अनेक विषय के विद्वानों को एक ही विषय पर काम करने के लिए प्रेरित करें। हालांकि इस प्रकार के अध्ययन में समय बहुत लगता है, क्योंकि अलग अलग विषय के विद्वान अपने अपने अध्ययन के अंतर्गत जो समय लेंगे, तो एक लंबा समय हमको चाहिए अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन के लिए। और फिर इसका लाभ ये भी होगा कि एक विषय का विद्वान अपने विषय की प्रचलित प्रविधियों के अलावा भी दूसरे प्रचलित प्रविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ज्ञान बढ़ेगा। तो आपस में लाभ तो होगा, ज्ञान भी बढ़ता है, नई नई जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन एक समस्या और खड़ी हो जाएगी, और वह आपस में संघर्ष होगा। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है कि तरबूज, जिसको वाटरमेलन कहते हैं, जब खेतों से लाते हैं तो उनको एक कपड़े के पोटली में बांध कर नहीं ला सकते, क्योंकि कहते हैं आपस में टकरा कर फूट जाएंगे। वही बात एकेडमिशियंस की भी है, अलग अलग विषय के विद्वानों की है। उनको एक ही छत के नीचे इकट्ठा करना अपने आप में बहुत मुश्किल कार्य है। वो आपस में लड़ेंगे, संघर्ष होगा, और अंत में निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रयास करें
इस तरह की भावनाओं को विकसित करें कि एक विषय का विद्वान दूसरे के साथ मिलकर काम करने को तैयार हो जाए तो एक नई रिसर्च हो जाएगी और वह रिसर्च अपने आप में सभी आयामों को समाहित करते हुए एक नया विश्लेषण प्रस्तुत करेगी। इसलिए आवश्यकता आज महसूस की गई कि अलग अलग अनुशासन के लोग एक ही विषय पर काम करें, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है ऐसे विषय का चयन करने की जिस पर अनेक विषयों के विद्वान काम कर सकें। इसी बात को हम सारांश के रूप में कह सकते हैं कि मनुष्य ने ज्ञान के आधार पर अनेक विषयों का विकास किया। अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि प्रारंभ में प्राकृतिक विज्ञान विकसित हुए, जिसमें खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र। तत्पश्चात समाज विज्ञानों को विकसित किया और उनमें सबसे अंतिम समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। तो जब अगस्त कॉम्ट हायरार्की ऑफ साइंसेस की बात करते हैं, विज्ञानों के संस्तरण की बात करते हैं, तो कहते हैं कि जो विषय सबसे पहले विकसित हुआ वो सबसे अधिक सामान्य और सबसे कम जटिल। लेकिन जैसे जैसे विषय आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वो कम सामान्यकृत होते गए और जटिल अधिक होते गए, पर एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती गई। पहला विषय जो विकसित वो स्वतंत्र था, लेकिन दूसरा जब गणित शास्त्र आया तो खगोल पर आश्रित हो गया। जब रसायन शास्त्र आया तो वो दोनों पर आश्रित हो गया। आश्रितता बढ़ती गई और उसमें सामान्यता घटती गई। ये उसका प्रिंसिपल था। प्रारंभ में प्राकृतिक विज्ञान विकसित हुए, जिसमें खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र। तत्पश्चात समाज विज्ञानों को विकसित किया और उनमें सबसे अंतिम समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। इन्हें जब अगस्त कॉम्ट ने हायरार्की ऑफ साइंसेस की बात की तो उन्होंने कहा कि प्रारंभ में जो प्राकृतिक विज्ञान विकसित हुए और उसमें सबसे पहले जो विज्ञान विकसित हुआ वो बिल्कुल स्वतंत्र विज्ञान था, लेकिन उसी क्रम में जो दूसरा विज्ञान विकसित हुआ वो पहले पर आश्रित हो गया और उसी आधार पर उन्होंने एक नियम विकसित किया कि जैसे जैसे विषयों का विकास होता गया उसमें आश्रितता बढ़ती गई और सामान्यता घटती गई। उसी क्रम में अंतिम जो समाज शास्त्र विकसित हुआ वो समाज विज्ञानों का अंतिम विज्ञान की शाखा थी, जिसका अपना एक दृष्टिकोण था और उसी दृष्टिकोण को हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं। अनुशासन परिप्रेक्ष्य अलग अलग विषयों के विद्वानों द्वारा अपने अपने विषय के अंतर्गत अध्ययन करने के अपने दृष्टिकोण होते हैं। जैसे समाजशास्त्र में अध्ययन का अपना दृष्टिकोण है, अर्थशास्त्र में अलग दृष्टिकोण है और पोषाहार विशेषज्ञ का अपना दृष्टिकोण है। इन अलग अलग अनुशासनों में अध्ययन करने के दृष्टिकोणों को अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण हम दें, डबल रोटी का अध्ययन एक पोषाहार विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशन का अध्ययन करने वाला व्यक्ति संतुलित आहार के दृष्टिकोण से कर सकता है। यह डबल रोटी में प्रोटीन की कितनी मात्रा है, विटामिन की कितनी मात्रा है, शरीर को कितनी आवश्यकता है, इसका अध्ययन करेगा। उसका नज़रिया उस तरह का है। एक अर्थशास्त्री डबल रोटी का अध्ययन बाजार की वस्तु के रूप में करता है। जब वह दिल्ली से जयपुर आने वाली डबल रोटी का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उपभोक्ता की बचत की दृष्टि से अध्ययन करेगा, यानी उसका उत्पादन में लागत कितनी आई और बेचने में कितना उसको विक्रय मूल्य मिला, इन दोनों के बीच लाभ हुई या हानि, ये दृष्टिकोण अर्थशास्त्र के अंतर्गत होगा। मान लीजिए डबल रोटी घर में पत्नी द्वारा सेकते समय जल जाए, इस कारण पति पत्नी में झगड़ा हो, कहा सुनी हो जाए, तो यही प्रसंग समाजशास्त्री के लिए अध्ययन की विषय वस्तु हो जाता है, क्योंकि डबल रोटी इस स्थिति में पति पत्नी के संबंधों को प्रभावित करती है। अतः अनुशासन दृष्टिकोण एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो हम कहते हैं जब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में, जैसे ये डबल रोटी का हमने उदाहरण दिया, अगर सिकी हुई बराबर होती तो दोनों के बीच एक प्रेम भाव, एक अच्छा संबंध विकसित होता, लेकिन डबल रोटी के जलने से दोनों के संबंधों में जो कटुता आई, संबंध में जो परिवर्तन आया, वह हमारा एक नज़र दृष्टिकोण अलग था अध्ययन करने का, और इसी दृष्टिकोण को हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं। इसलिए अलग अलग विषयों में अलग अलग विषय क्षेत्र है, अलग अलग उनकी अपनी टेक्निक्स है। उन टेक्निक्स के द्वारा जो अध्ययन करते हैं और जिस प्रकार का विश्लेषण करते हैं, वह विश्लेषण ही दृष्टिकोण कहलाता है। और हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास या प्राणी शास्त्र,
या मेडिकल साइंस, इन सब के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं अपने विषय का अध्ययन करने के लिए, और इन सारे विषयों को मिलाकर अध्ययन करते हैं तो वह अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण कहलाता है।